हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में आज तुम लोग करने वाले हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जिन लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो गाइस उससे पहले वाले वीडियोस में हमने वो सब चीजें डिस्कस की है और उनकी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यदि वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो गाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या? एप्लीकेशन का मतलब जिससे डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की जा रही है? जैसे कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हो गई, कोई प्लेयर आपने चलाया है अपने सिस्टम के अंदर, या फिर आपने कोई व्हाट्सएप को अपने डेस्कटॉप पे खोला है, तो वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स के क्या बोले जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि यूजर डायरेक्टली उन्हीं सॉफ्टवेयर पे इंटरेक्ट करता है, उसी के थ्रू अपने सिस्टम में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे सपोज टू बी आपको कुछ बच्चों की मार्कशीट्स बनानी है, ठीक है, मतलब उनके परसेंटेज टोटली सब चीज कैलकुलेट करनी, तो आप लोग क्या करोगे? एक्सेल फाइल को खोलोगे, देन उसके बाद में डेटा लिखोगे एंड उसमें कंप्यूटेशन करोगे। ठीक है, तो अब वो जो एक्सेल फाइल है जिससे कि आप अपना काम सॉल्व कर पा रहे हो, वो एक्सेल फाइल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डायरेक्टली ओपन करते हो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। गाइस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एंटीवायरसेस वगैरह जो होते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और वो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड है कमांड सिस्टम, और थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं उनकी ऑपरेशंस को हैंडल करता है, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास में कैड और कैम सिस्टम। तो गाइस ये वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो आपके ग्राफिक्स डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसको ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप लोग ये भी बोल सकते हो, यदि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट बिलोंग टू द वर्ड प्रोसेसिंग। अब इसमें देखो पैराग्राफ, भाई वर्ड प्रोसेसिंग में पैराग्राफ तो लिखते ही है, सेल्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे सेल्स नहीं होती है। सेल कहाँ यूज होती है? आपकी स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल्स के अंदर आपकी सेल्स होती है। सेल्स होती क्या है? तो गाइस इस तरीके से वहां पे शीट बनी हुई होती है, वहां पे ऊपर की तरफ तो हमारे पास में यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं ABCD, और यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं जो रो वाइज होते हैं। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो के बीच में जो ये वैल्यूज होती है, जो ये प्लेसेस होती है, ये सारी प्लेसेस क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सेल। नेक्स्ट आपके व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैंने बताया आप लोगों को कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको अपन और क्या बोल सकते हैं? एंड यूजर सॉफ्टवेयर से बोल सकते हैं, क्योंकि एंड यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर द कंप्यूटर यूजर्स, इंक्लूड्स प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प द प्रोग्रामर्स, इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस ध्यान से देखो, हमने ये डिस्कस किया कि स्पेसिफिक टास्क मतलब जिस सॉफ्टवेयर को आपने जिस पर्पज से खोला है बस वही पर्पज आपको सॉल्व किया जाता है, दूसरा और काम आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे नहीं कर पाते हो। जैसे आपने आरोग्य सेतु ऐप खोला है, ठीक है, तो उसमें आप यदि आप इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं, अपनी फोटो क्लिक करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप का जो मेन पर्पज है, मेन टास्क है, वो आपको कोविड की इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, इसी तरीके से नेटफ्लिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो बेशक देखे, बट उसमें अपने जो वीडियोज आप उनको प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब हुआ कि आपका जिस टास्क के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो उसी के लिए यूज किए जाएंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट कभी भी एक्सेल वाले के काम में नहीं आएगा, एक्सेल वाला कभी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के काम में नहीं आता। ठीक है, ये बेसिक पर्पज है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट।
नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब हो गया जो आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अब कौन से प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है मेंटेनेंस के लिए? आपकी सबसे पहली बात तो डेटा की क्लीनिंग होती है। जिस डेटा को बहुत लंबे टाइम से आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, कि आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हो ताकि वो जबरदस्ती स्पेस आपको कैप्चर ना करे। और यदि स्पेस यदि नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपका स्पेस एम्प्टी होगा, तो प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, अब जैसे कई बार आप लोगों ने अपने फोन में भी ये चीजें देखी होगी, फोन में यदि आपका डेटा फुल होता है, ठीक है, जितनी आपके जितनी भी कैपेसिटी उसकी वो फुल होता है, तो आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, आपका फोन हैंग होने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका डेटा क्लीन अप होना चाहिए। डीफ्रेगमेंटेशन होता है। डीफ्रेगमेंटेशन मतलब जब आप डेटा को बनाते हैं, स्टोर करते हैं, तो आपकी जो डिस्क होती है, तो वहां पे ट्रैक्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं और उनमें डेटा फिल्ड होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे डेटा बनता है वैसे वैसे आपके सेक्टर्स बनते जाते हैं। डीफ्रेगमेंट मतलब जब आपका वो डेटा काम का नहीं है, तो उस केस में वापस उसको ज्वाइन किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम उसको यूज किया जा सके। ठीक है, एंटीवायरसेस को ही ले लो। अब एंटीवायरस का काम क्या होता है भाई? इंटरनेट से कोई डाउनलोडिंग हम लोग कर रहे हैं, किसी और सिस्टम से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके मालिशियस कोड आपके सिस्टम में ना आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आ जाए जो आपके सिस्टम को हैक कर ले, उसका डेटा चोरी हो जाए या फिर कोई डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है, जिसका आपको आइडिया भी ना लगे। तो ऐसा काम नहीं होता, तो उस केस के लिए अपन किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वो आपके होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि वो आपके होते हैं मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। तो गाइस, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कौन सा टूल यूज किया जाता है? ये एडिटर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिटर। नेक्स्ट आपके पास में द फाइल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। फाइल मैनेजर का काम क्या होता है? डिलीटिंग द फाइल, सेविंग द फाइल्स, नेमिंग द फाइल्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि यदि वो फाइल का मैनेजर है तो ये सारे काम उसको करने ही पड़ेंगे। सेव भी करवाना पड़ेगा, नेम भी चेंज करना पड़ेगा और डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके सारे काम इसके हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेजेस हैव मच इन कॉमन विद। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसके अंदर आपके ग्राफ की प्लॉटिंग होती है, जैसे दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, कुछ वेरिएबल्स है, और तो उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन एस्टेब्लिश है, उसका यदि आपको कोई ग्राफ बनाना है, कोई कोरिलेशन का ग्राफ बनाना है। और भी सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेल के बढ़ने पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? यदि आप न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से हैं तो ये बहुत ही आसान होगा आपको समझना कि सपोज टू भी आपकी सेल इंक्रीज यहाँ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि सेल के बढ़ने पे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ्स की प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट पैकेजेस। नेक्स्ट है आपके पास में OSS स्टैंड्स फॉर। OSS होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है आपके पास में सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका डॉक्यूमेंटेशन के साथ में बने हुए होते हैं? तो गाइस सिंपल सी बात है, जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज जिसको आप इंस्टॉल कर रहे हो या फिर यदि आप डेवलपर हो तो आप बना रहे हो, तो उस केस में आप उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हो कि कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपके सिस्टम को चाहिए ताकि आप वो सॉफ्टवेयर का यूज कर पाओ। ठीक है, तो उस केस में आपके इस तरीके के प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का यूज कब किया जाता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और मशीन कोड का मतलब क्या हो गया? 0101, जिसको आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास में अवेलेबल हो गई, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, सारे इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस है जो लाइन बाय लाइन इनका एग्जीक्यूशन चलता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू डू ए टास्क। यदि आपको बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है,
उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो एक तरीके से ये हो गया कि आपको किसी टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, आपको वो चीज करनी है, ठीक है। तो उस केस में वो इंस्ट्रक्शन आपकी कैसे काम करेगा, कमांड के जैसे। तो वो आपके लिए होगा एक तरीके से कमांड है कि उसको आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके होते हैं कमांड्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन फॉर यूजर्स टू कस्टमाइज द प्रोग्राम इज। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि आपके ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो गाइस 3 तरीके के सॉफ्टवेयर यहाँ पे एग्जांपल में दिए हुए, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये आपके कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जो भी इसका जो पब्लिशर है, जो भी जिसका ओनर है, उसने खुद के नाम का कॉपीराइट सॉफ्टवेयर पे लिया हुआ है, बट वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे या फिर उसकी साइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप जितना चाहो जब तक चाहो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो सोर्स प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का जो कोड है, वो इसके साथ में अवेलेबल नहीं होता। वो ओनली एग्जीक्यूशन फाइल आपको देता है, जिससे आप उसका यूज तो कर पाते हो, बट उसके कोड को चेंज नहीं कर सकते। मतलब री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो हो गए आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो फ्रीली भी अवेलेबल है और उसके कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो और अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यदि आपने उसके मॉडिफाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बना लिया, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर को आप कॉपीराइट ले सकते हो ताकि आप उस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर पाओ, सिक्योर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि वो आपके फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है। उन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओनली ट्रायल वर्जन के लिए अवेलेबल होते हैं कि आप उनको ट्राई कर सकते हो फॉर ए मंथ, फॉर 15 डेज, बट 15 दिन के ट्रायल के बाद में आपको उसको पे करके ही यूज करना होता है। तो वो होते हैं आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट है व्यू ऑफ पावर पॉइंट विच कैन बी यूज्ड टू एंटर स्पीकर नोट्स। तो स्पीकर नोट्स को राइट करने के लिए पावर पॉइंट के कौन सी व्यू का यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है नोटपैड व्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। जब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से व्यू जिसके पास में अवेलेबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो अब देखो, इसको ध्यान से सुनो, क्या बोलना चाह रहा है कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को जो है कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। स्पेशली कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड उनको कंट्रोल करता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए। तो वो तरीके के सॉफ्टवेयर आपके पास में अवेलेबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर, जिसको सिंपल लेमिन आप और मैं यूज कर रहे हैं। एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका यूज कौन करता है, प्रोग्रामर्स करते हैं, ताकि आपकी जिस कोड को वो लिख रहे हैं, सोर्स कोड को जो लिख रहे हैं, सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, रूबी में, इन किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके लिए आपके लिए यूज किए जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि इसको जनरल पब्लिक अपने जनरल पर्पजेस को सॉल्व करने के लिए यूज करती है, जैसे आप और मैं यूज करते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन डिजाइन द प्रोग्राम इन ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। तो वो कैंडिडेट, वो पर्सन जो आपके सॉफ्टवेयर पैकेज को डिजाइन करता है, वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कंपाइलर।
तो कंपाइलर का फीचर कौन सा नहीं है? पहली बात, कंपाइलर होता क्या है, ये पूरे सोर्स कोड को, जो प्रोग्राम जो लिखते हैं आप लैंग्वेज के अंदर, पूरे सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? आपके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यदि उस मशीन कोड में कन्वर्ट पूरा हो जाता है तब तो वो क्या है, वैलिड है। बट कई बार होता है कि जब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो उस केस में एरर आ जाती है। तो एरर जब आती है तो कंपाइलर क्या करता है, जहां जहां जिस लाइन में एरर है, लाइन नंबर के साथ में एरर्स को शो कर देता है एक साथ, ताकि सारे प्रॉब्लम्स आप एक साथ ढूंढ लो, सॉल्व कर लो और फिर वापस से एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर विच व्हेन ऑल सिंटैक्स एरर्स आर रिमूव्ड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस। सही बात है, ऐसा तो करता है कंपाइलर। स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। स्लो फॉर डिबगिंग में स्लो होता है। डिबगिंग में स्लो क्यों होता है भाई? डिबगिंग में स्लो का मतलब है कि जब इसके सारे कोड को एक साथ स्कैन किया जाता है, एक साथ सारे एरर्स को दिया जाता है, तो जब सारे एरर्स एक साथ आती है तो उसमें डिबग करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर, क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जीक्यूशन कब किया जाता है? जब आप कंपाइलर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर चुका होता है और मशीन कोड जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, तो वो एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगाता। यदि सोर्स कोड आपके मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है तो वहां पे फिर एग्जीक्यूशन में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, फटाफट एग्जीक्यूशन होता है। टाइम कहाँ लगता है? उससे जस्ट पहले वाली प्रोसेस, जब आपका कन्वर्जन चल रहा होता है या फिर वहां पे कोई सिंटैक्टिकल एरर आ जाती है तो उसका डिबगिंग मोड बोलते हैं, उसमें वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following reside in the main memory always? तो गाइस ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेन मेमोरी के अंदर कौन सी चीजें जो हमेशा अवेलेबल होती है, तो वो होता है आपका लोडर। लोडर काम क्या करता है? जब आपका सॉफ्टवेयर, मतलब जब आपका प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का आप एग्जीक्यूट करने वाले हो वो कंप्लीटली रेडी है, तो उस केस में लोड कौन करता है? आप अपने रेडी सॉफ्टवेयर को कहाँ लोड करते हो? मेन मेमोरी में लोड करते हो, ताकि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो उस काम को करता है आपका लोडर, जो भी कहाँ रखा हुआ होता है, आपके मेन मेमोरी में रखा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लिंकर इज। तो लिंकर क्या करता है? तो लिंकर सबसे पहली बात काम कब आता है? सबसे पहले क्या काम आता है आपके पास में भाई? सबसे पहले तो आप प्रोग्राम लिखते हो, तो यहाँ पे आपने लिखा सपोज टू बी प्रोग्राम, उसके बाद में प्रोग्राम को कंपाइल किया और आप क्या बना देते हो? उसका ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, कौन बनाता है? कंपाइलर बनाता है। यहाँ पे लिख लेना कंपाइलर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कोड बन गया, उसके बाद में लिंकर काम करता है। लिंकर क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो भी फाइल्स, लिंकिंग फाइल्स लिखी हुई है, मतलब जिन फाइल्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि इसकी फंक्शनिंग परफॉर्म की जा सके, तो उन सारी फाइल्स को इंक्लूड कर देगा। जो भी इसके पास में अवेलेबल फाइल्स होंगी वो सबको क्या कर देगा? इंक्लूड कर देगा हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग। फिर लोडर क्या करेगा? इस फाइल को उठा करके कहाँ शिफ्ट करेगा? मेन मेमोरी में शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा? ताकि आपका सीपीयू वहां से उठा पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे बीच में हो गया आपका लोडर। तो इस तरीके से आपका वर्किंग होती है। अब इसका आंसर देखो, इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द लोड मॉड्यूल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होता है? जब लोडर इसको लोड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट है What do you call a program in execution? जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। जब तक आपका प्रोग्राम रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, जैसे आपने कोई फाइल सेव कर दी, तो उस सेव फाइल को अपन क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। बट यदि वो फाइल में कुछ कंप्यूटेशन है, आपने उसको ओपन किया और उसकी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दी, तो अब वो प्रोग्राम कहाँ पे अवेलेबल है? कि सीपीयू उस फाइल को रीड कर रहा है, उसमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में उसी प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में द असेंबलर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर। असेंबलर का यूज क्यों किया जाता है? असेंबलर का यूज आपकी असेंबली जो लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या होता है आपके पास में अभी जो करंटली जो वो है आपके पास में लैंग्वेजेस, जैसे आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिसमें वेरिएबल्स है, फंक्शंस है और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, वो सारी चीजें हमारे पास असेंबलर में, असेंबली लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी। तो कई बार असेंबली लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी लो लेवल मशीन लैंग्वेज से मैच होता है। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज कब किया जाता है? कौन से ट्रांसलेटर में?
लो लेवल की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में What is not an example of utility software? Encryption, task manager, kernel and antivirus. तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म नहीं करता है? तो इसका आंसर है सी, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है और वो आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाता है, बट वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, वो हार्डकोर है, मेजर फंक्शनैलिटी उसी की ये है कि आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाए, आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा पाए। ठीक है, बट वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, वो किसी चीज को मेंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें जो आंसर है वो है आपके पास में, जैसे डीफ्रेगमेंटेशन हमने देखा था कि होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑटो अपडेट्स भी होता है, फायरवॉल भी होता है, बट ड्राइवर इज नॉट ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ड्राइवर क्या होता है, आपकी जो अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको जब कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ में, तो उनसे कम्युनिकेशन के लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज टू डू। तो एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने जो कोई प्रोग्राम लिखा है या हमने कोई टेक्स्ट लिखा है उसको इस फॉर्मेट में भेजो ताकि जो जिस तक वो पहुंचना चाहिए बस उसे ही वो कंटेंट समझ में आए। बीच वाला कोई इंटरसेप्टर, कोई भी चोर है, यदि उसको निकाल लेता है तो उसकी कोई काम का ही नहीं है। जैसे मैंने हेलो भेजा, हेलो मैसेज टाइप किया और हेलो मैसेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया, जैसे सपोज टू बी, एनक्रिप्शन देख लो एक बार क्या होता है, हेलो हेलो लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हेलो को भाई बीच वाला, यदि मैंने आपको हेलो भेजा है तो बीच में यदि किसी ने सुना है तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे जो वर्ड्स है, मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक पीछे शिफ्ट कर देना, मैं आगे के वर्ड्स भेज रहा हूं। जैसे मैंने एच के बाद में आता है आई, तो मैंने क्या भेजा, आई, ई को भेजा मैंने एफ, एल को भेजा मैंने एम, नेक्स्ट एल को भी भेजा मैंने एम, ओ को भेजा मैंने पी। जब मैंने आपको कोई डेटा भेजा तो मैंने ये भेजना था और भेजा क्या ये, और मैंने बोला कि हर एक लेटर को एक एक पीछे कर लेना, वो आपका मतलब है। ये मैंने फोन करके बता दिया और इस लेटर को मैंने लिख करके भेज दिया। अब बीच में यदि पोस्टमैन इसको निकाल के रीड करने की कोशिश करता है तो उसको ये वाली चीज समझ में नहीं आती है, उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, बट यदि उसे ये पता होता है कि इसको एक एक पीछे शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब हेलो है, क्योंकि मुझे उसको नहीं पता है कि किस तरीके से एनक्रिप्ट किया गया है, ठीक है, किस तरीके से सिक्योर किया गया है। तो ये होता है आपका एनक्रिप्शन। तो अब इसका आंसर देखो, क्यों किया जाता है, चेंज डेटा सो इट इज अनरीडेबल बाय एन इंटरसेप्टर, के बीच में कोई इंटरसेप्ट करता है तो उसके लिए अनरीडेबल होता है, रीड कर भी लेगा तो मतलब उसको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में स्पेस is a type of system software allows that allow a user to perform the maintenance type task। तो मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ब्लैंक, a set of programs containing instructions that work together to coordinate all activities among the computer hardware resources। ये कौन से सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, ये आपके बात की जा रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि क्या बोल रहा है कि सारे आपके हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज है उन सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाते हैं और ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि इस केस में आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर हो जाता ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या काम करता है, ताकि आपके मालिशियस सॉफ्टवेयर से, मालिशियस कोड से आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करें, ताकि वो आकर के आपके सिस्टम में किसी भी डेटा को करप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये आपका बेसिक सा लॉजिक होता है एंटीवायरस को यूज करने का। अब इसका आंसर हो जाएगा टू कीप द कंप्यूटर सेफ फ्रॉम द मालिशियस सॉफ्टवेयर। मालिशियस का मतलब होता है बेकार सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे सिंपल सी बात करो, जैसे कोरोना था, कोरोना क्या था, एक वायरस ही तो था,
वो आपके बॉडी के अंदर आया और आपकी बॉडी को रिवर्स में चलाना स्टार्ट कर दिया, क्या बीमार पड़ गया, आपको बुखार हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिख दिए जाते हैं, आपकी जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपरली नहीं चलने दिया जाता है। तो वो उस तरीके के सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम को कौन बचाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बचाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप। भाई बैकअप तो सुना था, इंक्रीमेंटल बैकअप का क्या मतलब हुआ? इंक्रीमेंटल का बैकअप का मतलब है कि एक साथ सारी चीजों का एक साथ पूरा बैकअप नहीं लिया जाता, जो जो मॉडिफिकेशन आप करते जाते हो बस उन्हीं का बैकअप लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसका बेनिफिट ये होता है इंक्रीमेंटल बैकअप का, ये बहुत फास्ट होता है पूरे बैकअप के कंपैरिजन में। पूरे बैकअप में तो क्या होता है, पूरे फोल्डर को कॉपी करना है, और एक ये कि उसको ये देखना पड़ता है कि कौन से में कहाँ मॉडिफिकेशन किया, बस वो चीजें मुझे मॉडिफाई आपके बैकअप फाइल के अंदर करनी है, जहां पे मुझे बैकअप स्टोर करना है वहां पे मुझे ओनली वो वाली फाइल जाके सेव करनी है। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं फुल बैकअप की जगह पे ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप फास्ट होता है। ठीक है, बैकअप का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव है उसको ऐसे प्लेस पे जाके स्टोर कर देना ताकि आप, यदि आपके लैपटॉप में सिस्टम में क्रैश भी हो जाता है तो आप वहां बैकअप फाइल से डेटा को उठा करके वापस अपने सिस्टम में डाल सकते हो। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जैसे मैग्नेटिक टैप होती है उसमें या फिर किसी हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर, जिसको आप किसी भी सेफ प्लेस पे रख सकते हो। आपने डेटा को उसमें डाल दिया, कॉपी कर दिया पूरे डेटा को और उसको आप सेफ प्लेस पे रख दिया। यदि कभी आपके ट्रैवल करते वक्त आपका लैपटॉप खो जाता है और आप ये सोचते हो मेरा पूरा डेटा चला गया, तो उस केस में आप कभी ये नहीं सोचते, आप लोग क्या करते हो कि हाँ ठीक है मेरे पास हार्ड डिस्क रखी हुई है, मैं अपना नया सिस्टम जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो अपने पूरे डेटा को मैं वापस से रिकवर कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में मेकिंग ए डुप्लीकेट ऑफ ऑल द यूजर्स वर्क इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट। अब यही तो डेफिनेशन थी हमारे बैकअप की, यूजर के सारे वर्क का यदि आप डुप्लीकेसी करके आप कहीं और प्लेस में स्टोर कर देते ताकि वो सेफली रहे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी कैन मेक इंटरनेट डाउनलोडिंग सेफर। कौन सी यूटिलिटी डाउनलोडिंग को सेफ बनाती है? ये जो डाउनलोडिंग सेफ बनाती है वो होती है आपका एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस ही आपको वायरसेस से बचाता है। नेक्स्ट है आपके पास में, अब जो है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो आपके पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, तो उनको आप एक बार खुद से ट्राई करें। यदि क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आया तो फिर आप अपने आंसर्स को सुने। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देगा क्वेश्चंस की। अब जैसे फर्स्ट है इसमें, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। किस तरीके से आपके कंपोनेंट्स को यूज करना है वो कौन बताता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, क्योंकि जो वर्किंग ऑपरेबिलिटी होती है, इंटर ऑपरेबिलिटी होती है ना आपके अदर अदर कंपोनेंट्स की, कि आपस में कैसे कम्युनिकेट करने दो सिस्टम्स, दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, वो कौन बताता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाट डज द सीओ स्टैंड्स इन कोबोल। तो कोबोल में सीओ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। बूट का मतलब क्या होता है? बूट का मतलब आपने कंप्यूटर सिस्टम को आप लोग रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट इन द सेंस आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर रहे हो और फिर जब आप दोबारा रीस्टार्ट करते हो तो वापस से अपने हार्ड डिस्क से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके कहाँ रखते हो? मेन मेमोरी में रखते हो, ताकि सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाए। यदि आप बूटिंग कब नहीं कर पाते? यदि आपके पास में जिस चीज को बूट करना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रखना है, यदि वो ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या नहीं कर सकते? बूटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ असेंबलर इज टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो इसका यही काम होता है कि वो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपके पास में, ए लिंकर प्रोग्राम इज। लिंकर क्या काम करता है? आपके अलग अलग फाइल्स होती है जिनको अपने लाइन के थ्रू आपने इंक्लूड किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उन सबको लिंकिंग करके उन सारे की कोड को क्या करता है? इंक्लूड करवा देता है। अब देखो इसमें इस तरीके का कोड कहाँ है? जैसे थर्ड वाला देखो, लिंक्स द प्रोग्राम्स विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अपने प्रोग्राम में जो दूसरे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है उन सबको इंक्लूड करने का काम होता है आपके लिंकर का। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड इन मेन मेमोरी ऑलवेज? कौन रहता है? लोडर रहता है, क्योंकि वही आपके मेन मेमोरी में डेटा को, जो आपका प्रिपेयर्ड डेटा है उसको क्या कर देता है? लोड कर देता है। नेक्स्ट है आपके पास में द ब्लैंक प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट द नेमोनिक कोड टू द मशीन कोड। नेमोनिक कोड कहाँ यूज किया जाता है? ये आपके असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जैसे वहां पे एडिशन के लिए प्लस सिंबल का यूज ना करके किसका यूज किया जाता है? नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है, ऐड का। ठीक है, इस तरीके के कोड्स का यूज किया जाता है। मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। तो वो असेंबलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है a set of rules for telling the computer what operations to perform is called। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कौन बताता है, किस तरीके से, कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं? तो वो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपके सिस्टम को बताते हैं कि कौन से ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द मशीन लैंग्वेज इज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इज ए लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वर रिटर्न फर्स्ट रिटर्न is only the language understood by the computer, differs from one type of the computer to the another type, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्लीटली मशीन पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक मशीन लैंग्वेज, एक 0101 की जो सीरीज है वो सारे सिस्टम में सेम तरीके से वर्क करे, क्योंकि सारी मशीन अलग अलग तरीके थी। यदि मशीन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मशीन सेम टाइप की है, तो ही वो आपस में कंपैटिबल थी, नहीं तो मशीन्स की कंपैटिबिलिटी, मशीन कोड की कंपैटिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, दूसरी चीज, आपके जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो डायरेक्टली उसको अंडरस्टूड करता था। ये आपकी पहली लैंग्वेज थी जिसका यूज आपके सिस्टम में वर्किंग करवाने के लिए किया गया था। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज uses the alphabetic code in place of binary number used in the machine language। सिंपल सी बात है, is the easiest language to write the program, need not translated into the machine language। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अल्फाबेटिक जो कोड थे, जो कि नेमोनिक कोड जिसको भी बोलते हैं हम, उसका यूज किया जाता है आपके असेंबली लैंग्वेज में, ताकि उसको आपके मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में and blank program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way। कौन सा प्रोग्राम होता है? जो एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लीटली रेडी है। एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है मतलब वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो उस तरीके के प्रोग्राम्स को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर EXE फाइल्स। कई बार होता है आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, और वो आपको कौन सी फाइल देता है? EXE फाइल देता है। जैसे आप उसको डबल क्लिक करते हो उसकी कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो वैसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लीटली रेडी है। नेक्स्ट है आपके पास में ब्लैंक इज ए क्रॉस बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेज एंड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, ह्यूमन लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई? कोई भी C++ की लैंग्वेज, बेसिक की लैंग्वेज, जावा, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनकी बात। यदि सिंपल लेमन है, कोई क्लाइंट है जिसको कुछ प्रोग्राम बनवाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी बता सकता है कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब उस ऑपरेशंस को वो किस फॉर्मेट में बताता है? वो आपको स्यूडो कोड के फॉर्मेट में बताता है। लाइन बाय लाइन कोड लिखता है कि ये पहले स्टेप होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, सेकंड स्टेप ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। फिर जब आपके कोड, जब वो उस स्यूडो कोड को किसको दे देता है? प्रोग्रामर को दे देता है। फिर प्रोग्रामर उस स्यूडो कोड को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट जो कोड होता है वो होता है स्यूडो कोड, जो भी सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट ही होते हैं, पर स्टेप्स वाइज थोड़ा कंप्यूटेशन के पर्पस के लिए इजी बनाया जाता है कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, कौन से स्टेप को उसके बाद में फॉलो की जानी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक द एप्लेट। एक एप्लेट एक प्रोग्राम है जो कि जावा में बना हुआ है। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड। यदि किसी स्टेटमेंट को आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है? लूपिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इन सबका यूज किया जाता है ताकि आप सेम कोड ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर पाओ।
ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द वर्ड्स दैट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। ऐसे कौन से वर्ड्स है जिनका यूज आप नॉर्मल वेरिएबल की जिस तरीके से नहीं कर सकते इन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो गाइस जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका यूज ओनली उनके स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जाता है, नॉर्मल पर्पस के लिए यूजर के वेरिएबल्स के लिए उन कोड्स का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो होते हैं आपके रिजर्व वर्ड्स, उनका यूज नहीं किया जा सकता नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि उनका स्पेसिफिक मतलब आपका डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट दैट ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ प्रोग्राम्स, फर्मवेयर, पीपलवेयर। तो इसका आंसर हो जाता है सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ एंड यूजर, application software and computer hardware to handle the majority of technical details। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा वाला सॉफ्टवेयर हुआ हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपकी सारी चीजों से क्या करता है? हैंडल करता है, टैकल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंड ब्लैंक कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक बार में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, वो होता है आपका इंटरप्रेटर, जिसकी क्या होती है? डिबगिंग फास्ट होती है बट एग्जीक्यूशन स्लो होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट है आपके पास में इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लूपिंग। नेक्स्ट है C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई थी? बजाज स्ट्रुप के द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रह पाए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए थैंक्स।